Hello, my dear students. Welcome to your YouTube channel, Toppers Mindset, where we go from confusion to clarity. I hope you all are doing well. In today's video, we will discuss Class 10's fourth poem, How to Tell Wild Animals, along with exam-oriented facts. So, what are we waiting for? Let's begin. So, my dear students, आज हम लोग जानने वाले हैं कि हम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचानते हैं। लेकिन ज्यादा जान जाओगे तो जान से जाओगे। वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि इसमें जो हमारी कैरोलिन वेल्स हैं, जो क्या हैं, कंपोजर ऑफ दिस पोम हैं। इस पोम को जिन्होंने लिखा है, उन्होंने कुछ ऐसे डेंजरस, डेडली और फनी वेज बताए हैं टू आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जिनको जानने के बाद में या जिनको यूज करके अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को पहचान जाते हैं तो ऑलमोस्ट यू आर डेड। इसलिए आप जान गए तो फिर जान से गए। बिफोर वी स्टार्ट दी स्टैंजास ऑफ दिस पोम, लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोएट और पोएटेस ऑफ दिस पोम, कैरोलिन वेल्स। Carolyn Wells. She is our Carolyn Wells. She was American writer and poet. And she wrote humorous poem, mysterious children literature. बच्चों के बारे में लिखती हैं, रहस्यात्मक चीजों के बारे में, थोड़ा मिस्ट्री के बारे में लिखती हैं और कुछ फनी एलिमेंट्स डालकर पोम भी लिखती हैं। फेमस फॉर यूजिंग लाइट ह्यूमर, सटायर एंड आयरनी। और अपनी पोम में ह्यूमर, हास्य, सटायर, व्यंग और आयरनी, विडंबना को एक्सप्रेस करने के लिए या यूज करने के लिए जानी जाती हैं। हर पोम्स, उनकी जो पोम्स होती हैं, ऑफन लुक सिंपल सी लगती हैं, बट कैरी क्लेवर ऑब्जर्वेशन, लेकिन उनके अंदर डीप ऑब्जर्वेशन होता है। इन दिस पोम टू यू विल सी कि कैसे वो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में उनको पहचानने के एक फनी वेज बताती हैं, एंड दोज आर वेरी अपीलिंग टू। द पोम रिफ्लेक्ट्स हर प्लेफुल एंड कॉमिक स्टाइल। उनका जो मजाकिया अंदाज है ना, उसको दिखाती है ये पोम। So, our poem. So let's know something about our poem. Genre. What is the genre of this poem? The poem is sarcastic, humorous, comic. थोड़ा सा फनी है और व्यंग्यात्मक है। डिडैक्टिक, शिक्षाप्रद है, इसमें फॉर्म में, अपने रूप में, अपनी बनावट में, बट आयरनिक इन कंटेंट। लेकिन इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं वो कंटेंट वाइज कैसी है? आयरनिक है, यानी विडंबनापूर्ण है। विडंबना मतलब है कि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, दैट इज व्हाट आयरनिक। The poem explains how to identify wild animals. So look at these words. Actually, in the title of this poem, this tell is basically mean identify, पहचानना, ना कि किसी को कुछ बताना। So how to identify wild animals, उसको ह्यूमरस वे में बताती हैं, एडिंग एनिमल्स डोमिनेंट नेचर और क्वालिटीज, और जो डोमिनेंट या बेसिक नेचर जो होता है उन एनिमल्स का, उनको यूज करके, इंस्टेड ऑफ ड्राई साइंटिफिक फैक्ट्स, है ना, बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट्स को यूज नहीं किया है उन्होंने। वेल्स प्रोवाइड डेडली, एब्सर्ड और फनी वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड बीस्ट और एनिमल्स। जबकि क्या है, डेडली और जो फैटल वेज होते हैं, एब्सर्ड मतलब बेढंगे, फनी मतलब ह्यूमरस, ठीक है, और किसको, एनिमल्स को पहचानने के जो ढंग है ना, तरीके हैं, वो उनको डिस्कस करती हैं, बताती हैं। टोन, टोन इज व्हाट, राइटर्स इमोशंस या ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को या टॉपिक को कैसे उसने डिलीवर किया है, एक्सप्रेस किया है राइटर ने, दैट इज व्हाट टोन। तो जो राइटर ने इस पोम को कैसे बताया है, प्लेफुल मैनर में बताया है, विटी मैनर में, आयरनिक मैनर में। प्लेफुल है, मजाकिया अंदाज में बताया गया है, और आयरनिक भी है। आयरनिक ये है कि अगर उन मेथड्स को आप यूज कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट यू विल बी डेड। मूड, रीडर्स रिएक्शन। मूड इज व्हाट, रीडर्स रिएक्शन, द फीलिंग क्रिएटेड इन द रीडर्स। जब इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को या इस पोम को पढ़ने के बाद रीडर्स के मन में किस तरह की जो है फीलिंग्स आती हैं, दैट इज व्हाट मूड। पोम में जो मेथड्स हैं वो तो डेडली हैं, एनिमल्स को पहचानने के जो मेथड्स हैं वो तो डेडली हैं, लेकिन उनको बताने का या एक्सप्लेन करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा फनी है। तो इसलिए वो क्या करती है, पोम का मूड कैसा बनाती है, लाइट हार्टेड। कॉमिक तो है ही है, फनी है, अम्यूजिंग है,
इंटरटेनिंग है। राइम स्कीम क्या है? ABABCC। As we know ना, rhyme scheme is found at the last word of each line in the poem। तो हमारी जो राइम स्कीम है वो क्या है? ABABCC मीन्स लाइन 1 और थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ राइम करती है, ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स्थ भी राइम करती है, और यही पैटर्न पूरी पोम में सारी स्टेंजास में रिपीट होता है। ओके, गॉट इट? Our first stanza which tells the method or deadly method to identify Asian lion. So before we start the stanza, let's know the meaning of the difficult words. In this poem, tell means to identify, पहचानना। Tell means बताना नहीं, पहचानना। The east means the Asian countries, India, China, Pakistan। Tawny means brownish yellow in color, कलर में, रंग में कैसा? थोड़ा सा ब्राउन और येलो का मिक्सचर, जैसा कि हमारा लॉयन होता है। एडवांस टू मूव फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ना, आगे बढ़ना। एशियन लॉयन, Asian loin means the loin found in Gir forest, Gujarat, India, or loin found in India, China, and Pakistan, or the type of loin found in India, China, and Pakistan, which is called Panthera leo leo. Leo एक movie भी है ना? So in this stanza, we will know the deadly as well as funny method to identify Asian loin. This is our Asian loin. In this stanza, poet tells, if ever you should go by chance, अगर by chance कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ती है बाई चांस कि आप कहाँ जाते हैं? जंगल्स में, वो भी किस कौन से जंगल्स में? इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल में, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की तरफ के जो जंगल है ना, वहां अगर आप जाते हैं, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस, और उन जंगलों में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, टहलते हुए आप घूमते हुए जा रहे हैं, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा, और ये जो ब्राउन एंड येलोविश जो कलर में एक एनिमल है, इफ ही रोर्स, अगर वो तेज से दहाड़ता, अगर वो बहुत तेजी से दहाड़ता है, एट यू, तुम पर, तुम्हारी तरफ, एज यू आर डाइंग, अगर वो इस तरह से दहाड़ता है, इतनी तेज दहाड़ता है जैसे मानो तुम्हारी जान निकल जाए, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। लेट्स नो व्हाट वी हैव रिटन। Explanation of first stanza. The poet says, if you are in the jungle of East, in the jungle of India, China and Pakistan, और एक लार्ज और येलोविश ब्राउन, यानी जिसकी हाइड और स्किन कैसी हो? येलोविश ब्राउन कलर की हो, और वो एनिमल अगर आपकी तरफ चार्जस एट यू, और आपकी तरफ बढ़ता हुआ आता है, वाइल रोरिंग, दहाड़ते हुए, सो लाउडली, बहुत तेजी से, दैट यू फील लाइक यू आर डाइंग ऑफ फियर, ऐसा लगे मानो डर की वजह से, उसकी आवाज की डर की वजह से आप मरने वाले हैं, आपकी जान निकलने वाली है। यू कैन बी श्योर, आपको श्योर हो जाना चाहिए, दिस इज वॉट इट इज, वॉट एशियन लॉइन, कि यही वो क्या है? एशियन लॉइन है। सो द बेसिक nature or quality told in this poem about the Asian lion is what? Roaring. So it is our second stanza in which we will know the method, deadly or funny method to identify Bengal tiger. Before we start this stanza, let's know the meaning of the difficult words. Roaming around means wander aimlessly here and there. बिना किसी काम के, है ना, फोकट में ऐसे ही इधर से उधर भटकना। नोबल, नोबल मीन्स अरिस्टोक्रेटिक और काइंड, अरिस्टोक्रेटिक रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाला, या फिर एक बहुत ज्यादा दयालु, दयालु तो हो नहीं सकता, रॉयल फैमिली को, है ना, रॉयल दिखने वाला, रॉयल अपीयरेंस वाला। स्ट्राइप्स मीन्स बैंड्स और लाइंस, धारियां इसकी बॉडी पे जैसी हैं। डिसर्न टू रिकॉग्नाइज और डिस्टिंग्विश, है ना, पहचानना। सो इन दिस फॉर्म पोएटस टेल्स कि अगर शेर को छोड़ दो, एशियन लॉइन को छोड़िए, अगर आप मान लीजिए कभी आप इधर उधर ऐसे ही मस्ती में भटक रहे हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो एक रॉयल अपीयरेंस वाला एक जंगली जानवर अगर आपको मिल जाता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स स्किन और हाइड, स्किन ह्यूमंस की होती है, हाइड एनिमल्स की होती है, तो उसकी पीले कलर की जो स्किन है उस पर अगर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स आपको मिल जाती हैं, इफ ही ईट्स यू, और वो तुम्हें कच्चा चबा जाता है और वो तुम्हें खा जाता है, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये जो सिंपल, ये जो आसान तरीका है कि वो तुम्हें खा लेगा आके, और उस जो उसके पीले कलर की स्किन है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की धारियां हैं, दिस इज द सिंपल रूल टू आइडेंटिफाई बंगाल टाइगर।
Explanation of the second stanza. Poetess tells if a noble or royal beast, शानदार दिखने वाला जानवर जिसकी बॉडी पर क्या हो, ब्लैक स्ट्राइप्स हों, उसकी पीले कलर की स्किन के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हों, धारियां हों, पट्टियां हों, और वो आपसे अचानक से टकरा जाता है, रोर्स लाउडली एंड अटैक्स यू, ब्रीड्स मीन्स रोर्स लाउडली एंड अटैक्स यू, और वो आपसे अचानक से मिलता है और आप पर हमला कर देता है, फाइनली ईट्स यू, और फाइनली क्या करता है, आपको वो खा जाता है, कॉन्ग्रेट्स, तो मुबारक हो, तो आप बंगाल टाइगर को पहचान चुके हैं। यू हैव सक्सेसफुली आइडेंटिफाई बंगाल टाइगर। अगेन द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज एब्सर्ड, फनी एंड ह्यूमरस। तो इसमें भी जो तरीका या मेथड बताया है ना, कैरोलिन वेल्स ने, टू आइडेंटिफाई बंगाल टाइगर इज वेरी डेडली, फनी, एब्सर्ड। ऊट पटांग है थोड़ा सा। It is our third stanza in which we will know the method to identify a leopard. So before we begin the explanation of this stanza, let's know the meaning of the difficult words used in this stanza. Strolling forth, walking ahead. Strolling means walking, forth means ahead, आगे, आगे की तरफ बढ़ना. Hide means animal skin को बोलते हैं. Peppered means covered. Here peppered means covered. Leapt, V3 of leap. Leap की ये third form है, jumped over, which means jumped over. Lap, misspelt of leap. Leap का क्या है? ये लीप की क्या है, मिसस्पेल्ड है, रॉन्ग स्पेलिंग है, मिसस्पेल्ड. लेप, लेप इज व्हाट, मिसस्पेल्ड ऑफ लीप. लीप की ये क्या है, एक रॉन्ग स्पेलिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोएटिक लाइसेंस है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे पोएटिक लाइसेंस क्या होता है. So in this stand-up, the poetess or Carolyn Wells, she presumes if the strolling forth a beast you view, कि अगर ऐसे ही इधर-उधर भटकते हुए आगे बढ़ते हुए जंगल में, है ना, अ बीस्ट यू व्यू, कि आपको एक जंगली जानवर दिखाई पड़ता है, whose eyed, जिसकी जो स्किन है, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी स्किन पर क्या है, स्पॉट्स हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं. एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो तुम पर छलांग मारता है, झपट्टा मारता है, यू विल नो इट इज अ लेपर्ड, तो आपको पता चल जाएगा इट इज व्हाट, लेपर्ड. टी विल, डू नॉट गो टू रोर विथ पेन. टी विल मीन्स इट विल, इट विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, और अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, दर्द में कराहने से कोई ज्यादा आपको फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज ही विल ओनली लैप लैप, और आप जितना चिल्लाएंगे वो और आपके ऊपर अटैक करेगा. ही विल अटैक यू टू पुट यू डेथ. जब तक आपकी जान नहीं निकल जाती तब तक वो आपको क्या करेगा, आप पर हमला करता रहेगा. लेट्स नो व्हाट इज रिटन फॉर दिस स्टैंजा. पोएटस टेल्स व्हाइल विजिटिंग इन जंगल, जंगल में मान लो आप जंगल में टहल रहे हैं, अभी तक आप जंगल में ही टहल रहे हैं, ठीक है, जंगल में टहल रहे हैं, एंड यू और वी इनकाउंटर और कम अक्रॉस, और हम लोग क्या करते हैं, अचानक से सामना हो जाता है किसका, एक जानवर का, हुज स्किन, जिसकी स्किन, जो उसकी बॉडी है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो क्या है, उस पर क्या है, स्पॉट्स हैं, एंड इट लीव्स ऑन यू, और जैसे ही आपको देखता है आप पर झपट पड़ता है, झपट्टा मार देता है, इट इज लेपर्ड, तो आप जान जाइएगा, तो आप जान जाइएगा कि ये क्या है, एक लेपर्ड है, और आप जान से भी जाइएगा. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई इट अ सार्कास्टिक वे. एंड शी फर्दर टेल्स क्राइंग इन पेन, और दर्द से कराहने या चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा. ही विल जस्ट कीप बाउंसिंग एट यू, और वो क्या करेगा, आपको अटैक करता रहेगा, जितना आप चिल्लाएंगे उतना ही और ज्यादा वो अटैक करेगा. So it is our fourth stanza in which a deadly or funny method will be told to you to identify a bear. आपको बताया जाएगा, इस स्टैंजा में आपको बताया जाएगा कि कैसे एक भालू को कैसे पहचानते हैं. So before we start the explanation of this stanza, let's know the meaning of difficult words used in this poem. Yard, the open area around a house. एक घर के पास में जो खुला एरिया, ओपन एरिया होता है, जिसमें हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बैठते हैं, हवा खाते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं फ्री टाइम को, अपनी फ्री आवर्स को एंजॉय करते हैं जहां पर ना, दैट इज व्हाट, यार्ड, आंगन. हग्स हार्ड मीन्स कडल टाइटली, जोर से गले लगाना, जोर की जादू की झपकी देना.
Caress, a gentle or loving touch. Caress means a gentle or loving touch. Ironically ironically यूज किया गया है यहाँ पे ये वर्ड. In this stanza, poetess tells if when you are walking round your yard, अगर आप अपने आंगन में इधर-उधर घूम रहे हैं आराम से मस्ती में, you meet a creature और आपका एक सामना हो जाता है एक creature से, एक प्राणी से, who hugs you very very hard, जो आपको बहुत जोर से जादू की झपकी दे देता है, गले लगा लेता है. Be sure it is a bear, तो समझ जाना कि ये क्या है, भालू है. I don't know how much you know about the uh, wildlife, but भालू ना. भालू ठीक नहीं होता, भालू बदतमीज होते हैं, भालू चरित्रहीन होते हैं, भालू को खेलना अच्छा लगता है. If you have any doubts, और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट हुआ तो वो क्या करेगा, फिर से he will give you just one more caress, एक और जोरदार जादू की झपकी देगा. He will cuddle और hug you to death, और वो आपको इतनी जोर से गले लगाएगा कि आप ऑलमोस्ट मर ही जाएंगे. जैसे कि क्या होता है, भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह भीष्म पितामह दुर्योधन को भीम को सॉरी भीम को गले लगाने जा रहे थे. So let's know what I have written here. Stanza 4 explanation. In the stanza 4, poetess tells if you are walking in your yard, अगर आप जो है अपने यार्ड में आंगन में टहल रहे हैं, जो ओपन एरिया होता है, स्पेस होता है आपके घर के पास में, and a creature comes and hugs you very tightly, और एक प्राणी एक जानवर आता है और आप एक जोर की जादू की झपकी देता है, तो समझ जाइएगा it is what it is a bear. तो ये क्या है, एक भालू है. If you are still alive, और फिर भी आप जिंदा बच जाते हैं और आपको कंफ्यूजन कि अरे ये कौन है जो सपनों में आया, I mean किसने गले लगाया. He will lovingly hug you again, और फिर से एक जोरदार झपकी तुम्हें देगा. And he will hug you to death, और वो इतनी जादू की झपकी इतनी टाइट होगी कि आपकी क्या होगा, आपका दम ही निकल जाएगा, है ना. You will die. The poetess describes bear's attack as a hug. Ironically, deadly जो उसका अटैक है उसको क्या बताया है, एक हग बताया है या फिर लविंग हग बताया है. So it is what? Irony. So it is our fifth stanza in which we will know to identify a crocodile and to discriminate or distinguish or differentiate between a crocodile and hyena. So before we start this stanza, let's know the meaning of the difficult words. Distinguish means to tell the difference. अंतर बताना या समझना या अंतर करना. Novice means someone new to job or beginner. नौसिखिया, कोई नौसिखिया जिसे ज्यादा नॉलेज ना हो एनिमल्स के बारे में, यहाँ पर एनिमल्स के बारे में. नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज और पजल्ड. So in this stanza, Carolyn Wells tells to distinguish beasts of prey. यहाँ पर हाइना और जो क्रोकोडाइल हैं उनको क्या क्या कहा जा रहा है, बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार करने वाले जानवर यानी प्रेडेटर्स के बारे में वो जो डिफरेंशिएट करने को या डिस्टिंग्विश करने को सिखाने वाली हैं. नोवाइस माइट नॉन प्लस, वो बताती हैं कि एक नया व्यक्ति हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने में गलती कर सकता है, कंफ्यूज हो सकता है. किसी नए व्यक्ति को अगर हाइना और क्रोकोडाइल में अंतर करने में अगर कोई गलती होती है तो उसे क्या करना चाहिए, इस मेथड को अपनाना चाहिए. किस मेथड को? हाइना यूजुअली कम्स विद मेरी स्माइल्स. हाइना का जो फेस होता है यूजुअली कैसा होता है, ऐसा लगेगा आपको देखने में कैसा है, स्माइलिंग फेस है, ये हंस रहा है, ऐसा लगेगा जैसे क्या है, हंस रहा है. बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और अगर आपको यही फेस, इसी तरह का फेस अगर आपको लगे कहीं पर कि वो क्या कर रहा है, कि वो रो रहा है, उसकी आंखों में क्या है, आंसू हैं, सो दिस इज व्हाट, कि वो क्रोकोडाइल होगा. क्रोकोडाइल के जो टीयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फेक टीयर्स होते हैं. कैसे होते हैं, फेक टीयर्स होते हैं. इसीलिए है ना, क्या है हमारे पास एक क्या है, एक मैक्सिम और सेइंग भी है. मैक्सिम और सेइंग यानी कि कहावत. क्रोकोडाइल के आंसुओं से बनी हुई एक कहावत भी क्या है, शेड टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर. क्रोकोडाइल्स टीयर्स का मतलब होता है क्रोकोडाइल की तरह आंखें बहाना, आंसू बहाना. क्रोकोडाइल की तरह आंसू बहाना मतलब झूठे आंसू बहाना. So let's know what I have written for you to explain this stanza. Stanza 5. Here the poetess calls crocodile and hyena beasts of prey, यानी predator, शिकार करने वाले जानवर इनको पुकारती हैं. She teaches, और साथ ही साथ हमको सिखाती हैं how to distinguish between, कि कैसे इन दोनों में अंतर किया जाए, हाइना और क्रोकोडाइल के अंदर अंतर कैसे
पाया जाए या कैसे पहचाना जाए इनको और कन्फ्यूज़ ना हुआ जाए। शी सेज कि एक जो बिगिनर होता है, अ बिगिनर न्यू एट जॉब माइट गेट कन्फ्यूज्ड और पज़ल्ड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज़ 2 क्रोकोडाइल एंड हाइना। कहते हैं एक जो नया व्यक्ति है उसको तो पहचानने में गलती हो सकती है क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में, ठीक है? व्हाई? क्योंकि बिकॉज़ दे लुक सिमिलर, क्योंकि वो बाई फेस ना, वो बाई फेस कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। हाइना कम्स टू अटैक विद स्माइलिंग और लाफिंग फेस, लेकिन हाइना जो है जब वो अटैक करने आता है तो उसके चेहरे की तरफ आप जब देखोगे तो उसका चेहरा कैसा होता है? स्माइलिंग होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हँस रहा है। बट व्हाइल जबकि क्या होता है क्रोकोडाइल विद फेक डिसीविंग टीयर्स इन इट्स आईज़, जबकि क्या होता है क्रोकोडाइल की आँखों में झूठ-मूठ के एक छोटे-मोटे आँसू होते हैं, फेक टीयर्स होते हैं, है ना? फ्रॉम क्रोकोडाइल्स टीयर हमारे पास एक सेइंग और मैक्सिम भी आ जाती है, शेड क्रोकोडाइल्स टीयर मीन्स हैविंग फेक टीयर्स। So it is our sixth and final stanza, which tells a funny way to identify chameleon. Chameleon is what? Girgit. Girgit. So before we begin the stanza, let's know who is chameleon. A short lizard, a kind of lizard with a distinct quality. लेकिन उसके अंदर क्या है? एक अलग तरह की क्वालिटी होती है, which is called camouflage. Camouflage. And what is that? Ability to change its color according to the surrounding. Tis means it is. So in this stanza, Carolyn Wells tells a way to identify a chameleon. The true chameleon, एक ये जो असली वाला जो chameleon होता है, गिरगिट होता है, वो कैसा होता है? Is small. वो क्या होता है? एक छोटा सा होता है। A lizard sort of thing. वो कैसे दिखने में कैसा होता है? Lizard के जैसा होता है। जैसे इंडियन जो छिपकली होती है ना, छिपकली के जैसा होता है। एक छिपकली के जैसा दिखने वाला क्या होता है? एक क्रिएचर होता है। He hasn't he hasn't एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही उसके पंख होते हैं, ना ही उसके कान होते हैं, ना ही उसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको लगता है कि ट्री पर कुछ भी नहीं है, टेस्ट द कैमेलियन यू सी, इसका मतलब है कि आपने कैमेलियन को देख लिया है। अगर आपको लगता है कि उस पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कैमेलियन है। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। वाह वाह वाह। इसका मतलब है कि आपने कैमेलियन को देख लिया है। Let's see what I have written for the explanation of this stanza. A chameleon is a small, harmless, lizard-like creature. एक छोटा सा नुकसान न पहुंचाने वाला क्या होता है? लिजर्ड के जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर प्राणी होता है विद नो विंग्स एंड ईयर्स, जिसमें क्या विंग्स भी नहीं होते हैं और कान भी नहीं होते हैं। इट्स मोस्ट फेमस ट्रेट, और उसकी जो सबसे मेन क्वालिटी, जो सबसे प्रसिद्ध क्वालिटी की होती है, वो क्या होती है? कैमोफ्लेज होती है। कैपेबिलिटी, and camouflage is what? Capability of changing or blending its skin or hides color with its surrounding, है ना? अपनी सराउंडिंग के साथ अपनी बॉडी के कलर को ब्लेंड कर लेना या चेंज कर लेना, दैट इज व्हाट? कैमोफ्लेज। द पोएट विटली, मजाकिया अंदाज में, रिमार्क्स कहती हैं, इफ यू लुक एट द ट्री, कि अगर आप पेड़ की तरफ देखें और आपको कुछ ना दिखाई पड़े, इट मीन्स दैट नथिंग इज एक्चुअली कैमेलियन। ही चेंजेस इट्स स्किन कलर परफेक्टली, बहुत चतुराई से, बहुत अच्छे तरीके से, एंड ब्लेंड्स विद सराउंडिंग, अपनी बॉडी का कलर बदल लेता है या ब्लेंड कर लेता है, मिक्स मिला लेता है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। पोएट कॉन्क्लूड्स पोएट कॉन्क्लूड्स द पोम on a lighter or safer note. And the method to identify wild animals found in the last stanza is very safe. Poet ends the poem without any warning or specific advice. और जो पोम कैसी बिना किसी वार्निंग के फिनिश हो जाती है, और ना ही कोई ऐसी एडवाइस दी जाती है कि उन मेथड्स को यूज ना किया जाए, उन डेडली मेथड्स को यूज ना किया जाए। सो लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड in the stanzas. So in the first stanza, you will find enjambment. Enjambment is what? Continuation of the sentence to the next line without any punctuation or pause, without any punctuation, without any punctuation or
पॉज, है ना? इंजैममेंट आपको देखने को मिलता है जब ओम क्या है, किसी पंक्चुएशन मार्क के बिना ही नेक्स्ट लाइन में बात पहुँच जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, इस जगह पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। In the second stanza, we find alliteration. Alliteration is what? Repetition of vowel or consonant sound. So, in the phrase roaming round, R sound is repeated. And another poetic device we found, irony, means calling a man-eater noble. एक इंसान को मार कर खा जाने वाले जानवर को हम क्या बता रहे हैं? नॉबल बता रहे हैं, मीन्स काइंड बता रहे हैं, या अच्छी फैमिली का, रॉयल फैमिली से बता रहे हैं उसको. So this is what? Irony. So in the stanza 3, we see poetic license used by the poetess. So what is poetic license? Poetic license means freedom of an artist to commit mistake with spelling or facts intentionally. जानबूझकर जब कोई पोएट कोई गलती करता है, दैट इज व्हाट पोएटिक लाइसेंस. ये उसकी फ्रीडम होती है कि थोड़ा सा वो चेंजेस कर सकता है अपनी राइटिंग में. लेप, यहाँ पे लीप को लेप के रूप में, है ना, स्पेलिंग एरर के साथ यूज किया गया है. आयरनी, आइडेंटिफिकेशन हैपेंस आफ्टर डेथ. और आयरनी क्या है, विडंबना क्या है, कि सारे जानवरों को ही हम, है ना, कोई एक व्यक्ति सारे जानवरों को पहचान तब पा रहा है जब वो ऑलमोस्ट क्या है, ही इज डेड. एंड आफ्टर बीइंग डेड, व्हाट इज द यूज ऑफ आइडेंटिफाइंग these animals? So in the stanza 4, again irony is found. The word careless has been used for the deadly attacks, and hugs leads you death. जिसमें क्या होता है, hugs क्या है, मृत्यु तक पहुंचा देता है. जिसमें क्या है, गले लगाने का मतलब क्या है, मृत्यु हो जाना. Alliteration is what? Repetition of vowel or consonant sound. In the first phrase, the letter W has been repeated. In the second phrase, the letter H has been repeated. In the stanza 4, again we find the alliteration. So in this phrase, N sound has been repeated. In the stanza 6, again we find alliteration. Any, at, all. A sound has been repeated in the stanza. In the third line, any, at, all. So that's all for today's class. If you find this lesson helpful, do like, share, and subscribe the channel Toppers Mindset. For the feedback and the next topic you want class for, comment in the comment section. Thank you for watching. See you in the next class. Till then, keep studying. Bye-bye.